अच्छा, तो आई होप कि स्क्रीन शेयर है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग का मैसेज भी मुझे दिख रहा है, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, तो हम क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंश्योरेंस कंपनी का जो है जनरल इंश्योरेंस का जो भी थियोरेटिकल मैटर था, मतलब जो भी इसका कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने देखा था, और उसके साथ एक क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग इसका बाकी पोर्शन पूरा करेंगे। जैसे 26 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने समझाया था, करके नहीं दिखाया था, बट मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर घर पे करके देखा है आप लोगों ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आई होप। ठीक है, किस तरह से लिखना है, और अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लिखवा देंगे, सेम यही चीज लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़ा आज नेटवर्क इश्यूज है, जैसे कि मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को, जो भी हो, क्योंकि स्क्रीन जो है बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आफ्टर ऑल की रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, तो हम क्लास के बाद ये शेयर कर देंगे, क्योंकि आज तो आप लोग कोई क्लास में हो नहीं। ठीक है, अच्छा, तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ फायर इंश्योरेंस डिवीजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, उसका कौन सा डिवीजन, फायर इंश्योरेंस डिवीजन का कुछ डिटेल्स हमें दिया हुआ है। show the amount of claim as it would appear in the revenue account for the year ended 31st March 2014। बोल रहा है कि रेवेन्यू अकाउंट जहां पर हम लोग क्लेम दिखाते हैं, तो क्लेम का अमाउंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ये सारे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि शायद आप लोगों को भी समझ में आएगा। थोड़ा सा इश्यूज है नेटवर्क का, इस वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है। हम यहाँ से देखो रबर लेना चाह रहे हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि रिकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एक बार रेवेन्यू अकाउंट दिखाते हैं। देखो, रेवेन्यू अकाउंट में हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पर देखते हैं। देखो, रेवेन्यू अकाउंट जो है वो दो तरह का बनता है, टाइप ए टाइप बी। ये भी मैंने बोला था, क्योंकि टाइप एक टाइप है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर्म ए, फॉर्म बी जो है वो जनरल इंश्योरेंस। तो हम लोग जनरल इंश्योरेंस कर रहे थे। ये देखो, प्रीमियम अर्न, इंटरेस्ट, डिविडेंड रेंट, रेवेन्यू अकाउंट में ये अदर इनकम, क्लेम्स। क्लेम्स क्या होगा ये हमें बताना है। हाउ टू कैलकुलेट क्लेम उसका मैंने अलग से दिखाया था, कैसे करके हमें क्लेम कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखो, क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, मतलब हम लोगों ने ये भी देखा था ना कि इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस कैसा था। इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस में अगर एक इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि उसका रिस्क किसी और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से वो शेयर कर ले, तो वो कर सकती है। और एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ले भी सकती है, सॉरी, मतलब अपना रिस्क बांट भी सकती है और किसी का रिस्क भी ले सकती है। ये मैंने बोला था, इसीलिए रिस्क ये अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका टारगेट रहता है कि जितने नंबर ऑफ हम लोग का जो जितने नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर होंगे उतना अच्छा है इनके लिए। ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जो है वो डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ होल्डर्स जितना ज्यादा उतना अच्छा है। इसीलिए ये लोग मतलब नेट मार्केटिंग जैसे होता है ना, उसके हिसाब से काम करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा लोग हो उतना अच्छा है, उस कंसेप्ट में अपना जो रिस्क है वो शेयर कर लेते हैं। तो क्लेम देखो ये है, क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है, अगर हम क्लेम आ जाता है, क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है कि किसी का क्लेम इनकर्ड हो गया। क्लेम इनकर्ड होने का मतलब है जिस वजह से इसने इंश्योरेंस बनवाया था वो ऑकर्ड हो गया, तो क्लेम देना पड़ेगा, एक्सपेंस। ठीक है, अगर किसी से री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड किया है, सीडेड एक्सेप्टेड, ये दोनों लैंग्वेज हम लोगों ने देखा था, एक्सेप्टेड किया है तो वो क्लेम भी देना पड़ेगा, तो ऐड होगा। और किसी को अपना रिस्क शेयर कर दिया था, तो क्लेम जो है अगर कभी भी ऑकर्ड होता है तो वो जो शेयरिंग पार्टनर है उन्हें देना पड़ेगा, तो उतने का क्लेम जो है कम हो जाएगा। तो ये नेट क्लेम। अच्छा, ये क्लेम जो है ये कैसे मिल जाता है, तो इसका प्रोसेस होता है, फर्स्ट इसे मतलब इंटीमेट होता है, फिर एडमिटेड किया जाता है, फिर क्लेम पे किया जाता है। तो उसके बीच में कुछ सर्वे वगैरह होता है, तो सर्वे चार्जेस, लीगल चार्जेस, ये सब चार्जेस जो है पे करना पड़ता है। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली लॉजिकल बात है। देखो, इंश्योरेंस कंपनी से जब कोई क्लेम मांगेगा, कोई भी नहीं मांग सकता है, अगर किसी ने उनका पॉलिसी लिया हुआ है तो वो मांगेगा, तो बोलेगा कि आपको क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फायर ऑकर होने के लिए मैंने किया था और फायर ऑकर हुआ है, तो फिर ये इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको मतलब इसका सर्च वगैरह करवाइए, जो जिसके यहाँ
पर इंसिडेंट ऑकर हुआ है वो क्यों करेगा, उसे तो पेमेंट मिलेगा, ठीक है, उसने इतने दिन प्रीमियम भरा है, वो सिर्फ बोलेगा कि देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए हम झूठ या सच बोल रहे हैं। अब झूठ सच का तहकीकात करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी अपना खर्चा वगैरह करवाएगी, इसीलिए उससे सर्वेयर चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे है बहुत ही आसान टॉपिक ये वाला, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन जो है आसान ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर। ये देखो इलस्ट्रेशन 25, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पढ़ के तो दिखाया, एक बार क्लिक करने के काफी देर बाद मुझे, ठीक है, इलस्ट्रेशन 25। तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लेम, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, देखो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये लिखते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम है, कंपनी का नाम लिख लेते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम ये हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेना है हम लोगों को, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिख देते हैं रुपीस, और यहाँ पर भी लिख दिया रुपीस, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोगों को कुछ वर्किंग नोट्स बनाना है तो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे वर्किंग नोट। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है डिटेल्स, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम लोग ये देखें कि क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस वाला क्या कंसेप्ट होगा, री इंश्योरेंस क्या होगा, री इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला हुआ है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग हमेशा सीडेट मानेंगे। सीडेट का मतलब हम लोगों ने रिस्क जो है वो ट्रांसफर किया है। सीडेट का मतलब क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सीडेट एक होता है, एक होता है एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट करना मतलब रिस्क लेना, और ये रिस्क ट्रांसफर कर दिया मतलब हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जा रहा था, हम लोगों ने अपना बर्डन जो है किसी और के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो रिस्क हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया उसका क्लेम भी हम लोगों ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मतलब उस कैंडिडेट रिलेटेड अगर क्लेम आता है, ठीक है, तो वो किसे पे करना है, जिसने वो रिस्क लिया हुआ है उसे पे करना है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी तो वही रखेगा ना। हम लोगों ने अपना कस्टमर किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो कस्टमर ट्रांसफर किया तो कस्टमर का इनकम भी ट्रांसफर करते जाएंगे, और कस्टमर का क्लेम जो होगा वो उसे देना पड़ेगा जो उसका इनकम जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 46,70,000, ठीक है, ये हो गया क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस का, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम पेएबल है 7,63,000, 8,12,000 है 31 मार्च का, मतलब ईयर एंड का दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दे रखा है क्लेम्स रिसीव्ड, क्लेम्स रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, एक्सपेंसेस और इंक्लूड सर्वियर चार्जेस और लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लेम, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लेम्स पेड कितना होगा। अब हम वर्किंग नोट में दिखाते कैसे होगा, देखो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस, ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लेम्स अगर नोट्स निकाल लेते हैं आप लोग, तो देखो वहां पर मैंने सबसे पहले लिखवा रखा है डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। किसी साल में हमें जो क्लेम पे करना है, एक तो डायरेक्ट बिजनेस का पे करना है, ठीक है, और एक री इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बिजनेस का कितना है, 46,70,000, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 46,70,000, ठीक है। अच्छा, री इंश्योरेंसेस का कितना है, री इंश्योरेंसेस है 7 लाख, ठीक है, री इंश्योरेंसेस है 7 लाख। अच्छा, इसमें री इंश्योरेंस क्या है, अच्छा देखो यहाँ पर सीडेड तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में, कुछ नहीं बोलेगा तो सीडेड मानेंगे, बट यहाँ पर क्या है, क्लेम
पेड वाले कॉलम में मतलब इसका जो ये जो 46,70,000 है, इसके लिए लैंग्वेज एप्लीकेबल है क्लेम पेड, और 7 लाख के लिए भी इसका मतलब क्लेम पेड है ड्यूरिंग द ईयर फॉर री इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये सीडेड ना होके ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। जब कुछ नहीं बोलेगा ऑलवेज हम लोग सीडेड मानेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, अभी भी हम बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग को उसके साथ साथ कुछ और लैंग्वेज अगर गिवन है तो वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर लैंग्वेज गिवन था क्लेम पेड के लिए, ये दो चीज दिया हुआ है, डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम पेड कितना है, री इंश्योरेंस का क्लेम पेड कितना है, यानी रिस्क एक्सेप्टेड वाला क्लेम है ये 7 लाख। ठीक है, तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है। और लास्ट क्लास में मैंने जो बोला था वो अगर दिखा देते, देखो दोनों में डिफरेंस। 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो 26 नंबर क्वेश्चन में ना यहाँ पर देखो बोला था कि री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला था री इंश्योरेंस सीडेड है कि एक्सेप्टेड, तो मैंने बोला था कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सीडेड मानेंगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर पढ़ के भी समझ में आ रहा है, री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बोला है, पेड बोला है। ठीक है, हम लोग प्रीमियम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। पेड कब करेंगे, जब हम लोग अपना प्रीमियम अपने पास नहीं रख सकते। अगर हम लोग किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना रिस्क शेयर कर लिए तो प्रीमियम हमें उन्हें देना पड़ेगा। नॉर्मली सोचो ना, इंश्योरेंस कंपनी कभी थोड़ी प्रीमियम पे करती है, वो तो हमेशा प्रीमियम लेती है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर रही है तो उस केस में री इंश्योरेंस प्रीमियम उसे उस कंपनी को पे करना पड़ेगा अपने कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है 7 लाख, 7 लाख का हमारा और भी री इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 7 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 53,70,000 ये टोटल हो गया। ठीक है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट बिजनेस का, री इंश्योरेंस का। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि सर्वियर चार्जेस, तो सर्वियर चार्जेस ये हम लगा देते हैं। ठीक है, ये बाकी वाला हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हम ये जो है फॉर्मेट फॉलो करके करना चाहते हैं। ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, तो फॉर्मेट एक बार अगर देखो तो ये देखो फॉर्मेट में क्या था, क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का ऐड। ठीक है, ये दो मैंने कर दिया। अच्छा, सीडेड यहाँ पर कुछ नहीं था तो नहीं दिखा है, नेट क्लेम आ जाएगा, फिर उसमें सर्वियर और लीगल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, सर्वियर और लीगल एक्सपेंसेस, तो ऐड कर देते हैं सर्वियर लीगल एक्सपेंसेस। सर्वियर चार्जेस क्या है, सर्वियर चार्जेस है यहाँ पर 35,000 और लीगल एक्सपेंस 45, 80,000, तो टोटल हो जाएगा 54,000, 54,50,000। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हमारा कोई सीडेड था, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट बोला है, ये तो दूसरा पार्ट हो गया। क्लेम्स रिसिव्ड, ये देखो ये एक था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हमें माइनस कर लेना चाहिए। क्लेम रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या है, क्लेम रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने जिनका रिस्क शेयर किया था, ठीक है, उन्होंने अपना कस्टमर हमें दिया था। ठीक है, तो क्लेम सॉरी, हम लोगों ने जब अपना कस्टमर किसी और को दिया था। ठीक है, क्लेम रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या, जिसने कोई कस्टमर ही होगा जो क्लेम मांग रहा होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्लेम तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी को मिलता नहीं है, वो उसे देना पड़ता है। लेकिन मिलेगा कब, अगर मैंने किसी और इंश्योरेंस कंपनी को अपना कस्टमर दिया था और वो कस्टमर का क्लेम ऑकर्ड हुआ है, तो हम तो उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो मैंने उन्हीं को दे दिया था। तो क्लेम अगर रिसीव हो रहा है तो मेरा क्लेम का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्लेम का अमाउंट उतने से कम हो जाएगा, तो लेस कर देंगे क्लेम रिसिप्ट फ्रॉम री इंश्योरर 2,30,000, तो लेस कर देने से
52,20,000, ठीक है, 52,20,000 हो गया ये, 52,20,000। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, 52,20,000 यहाँ पर लिखते हैं क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। $52,20,000 ये ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल हम लोग को मिल गया 52,20,000। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि क्लेम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस होता है, सॉरी एक्सपेंस होता है, बिजनेस बोल रहे हैं, एक्सपेंस होता है, वो पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्ट क्लेम आ सकता है, इतना क्लेम पे आया है 56,70,000, और जिससे रिस्क एक्सेप्ट किया था तो उस कस्टमर को ट्रांसफर कर लिया था, तो उस कस्टमर का रिस्क भी मतलब क्लेम भी आएगा तो पे करना पड़ेगा, री इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। ये कौन सा वाला है, ये एक्सेप्टेड वाला है। कैसे पता चला, वो पेड वाले लैंग्वेज से, ठीक है, एक्सेप्टेड किया है तो क्लेम भी खुद ही को पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, सर्वे लीगल चार्जेस लगाना पड़ेगा। और उसके साथ अगर क्लेम रिसिप्ट किए हैं दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, नॉर्मली क्लेम तो पे करना पड़ता है, रिसिप्ट किया मतलब कस्टमर ट्रांसफर किए थे तो कस्टमर पे क्लेम आया तो उन्हीं से लेंगे, तो उतना खर्चा हमारा कम हो जाएगा। 52,20,000 का क्लेम पेड हुआ। अच्छा, और बाकी इंफॉर्मेशन का क्या होगा, बाकी इंफॉर्मेशन का भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम लोग का 31 मार्च 2014 में कितना क्लेम आउटस्टैंडिंग और 1 अप्रैल 2013 में कितना क्लेम आउटस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट 2, क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। डायरेक्ट बिजनेस का कितना आउटस्टैंडिंग था इस साल के एंड में, क्योंकि हम लोग 31 मार्च 2014 का ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो 31 मार्च 2014 में हम लोग का डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम आउटस्टैंडिंग था 8,12,000, 8,12,000, ठीक है। और री इंश्योरेंस का अगर कुछ है, री इंश्योरेंस पेड था, मतलब पेबल था, पेड हो जाने से तो और आउटस्टैंडिंग नहीं होता, री इंश्योरेंस का अगर पेबल था, री इंश्योरेंस का पेबल है, ये रहा 53,000, ठीक है, 53,000। टोटल करने पे 8,65,000, ठीक है। लेस करना पड़ेगा, ठीक है, लेस अगर कोई री इंश्योरेंस जो सीडेड वाला है, मतलब जिसका क्लेम हमें नहीं देना पड़ेगा। री इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो री इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना है, ये रहा 1,13,000, ये दे रखा है क्लेम रिसीवेबल में। 7,52,000, 7,52,000। अच्छा, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ऐड करना पड़ेगा, है ना। आउटस्टैंडिंग जो है वो हम लोग टोटल क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जैसे टोटल सैलरी जब कैलकुलेट करते हैं, सैलरी पेड कितना है, पेबल इस साल का कितना है, और प्रीवियस का कुछ होगा तो लेस, जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड का आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग 7,52,000 और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग
क्लेम एट द बिगिनिंग, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड ही नहीं है। अगर बिगिनिंग में कुछ हम लोगों को दिख रहा है तो वो हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट है ना। बिगिनिंग का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो तो इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे। लेस करने से जो नेट आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम और एक वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2013। ये इसीलिए लेस होगा ना क्योंकि ये 2013 का है, हम लोग तो 2014 का निकाल रहे हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट बिजनेस का कितना है। ये वाला 7,63,000 और 87,000 री इंश्योरेंस। 7,63,000, सॉरी मैंने 8 लाख लिख दिया। एड री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस का 87,000। 8,50,000, ठीक है। अब लेस कर देंगे क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम री इंश्योरेंस सीडेट। सीडेट किए हैं तभी तो रिसीवेबल होगा। तो कुछ ऐसा क्लेम है जो री इंश्योरेंस सीडेट था, हाँ 66,000, 1 अप्रैल का था 66,000। $7,84,000। तो यहाँ पर 7,84,000। तो ये दोनों ऐड होगा और ये लेस होगा, देखते हैं कितना होगा। हम एक बार कैलकुलेटर में चेक करते हैं। 52,20,000 प्लस 7,52,000 माइनस 7,84,000, 4,90,000। ठीक है, आंसर आ रहा है 4,90,000। हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 4,90,000। नहीं, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। 52,20,000, 7,52,000, 52,20,000, 7,52,000, 52 लाख, अच्छा 52,20,000। अच्छा, मैंने वो 5 लाख लिख दिया था इस वजह से। ठीक है, तो 51,88,000 आंसर आ रहा है। 51,80, हाँ ठीक है, 51,88,000। मैंने इसे 5,22,000 लिख दिया था, इस वजह से कुछ अलग ही आंसर आ रहा था। 51,88,000, देखो 51 लाख, यही है आंसर। यहाँ पर मैंने बुक में चेक भी किया हुआ है 51 लाख। इसको कुछ करना मतलब बहुत मुश्किल है, आगे पीछे हो जा रहा है। 51,88,000, ठीक है, ये हो गया। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि थोड़ा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि खुसरो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑन 31 March 2013 it had reserved for unexpired risk
टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़, ठीक है। ऑन 31 मार्च ईयर एंड में इन लोगों के पास जो अनएक्सपायर्ड रिस्क भी मैंने लास्ट दिन बताया था। अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है कि पॉलिसी का टाइम पीरियड ऐसा है कि हमारा फाइनल अकाउंट्स तो मतलब बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्लेम नहीं आया है, तो मतलब रिस्क जो है वो अभी भी अनएक्सपायर्ड हालत में है, भले ही हमारा फाइनल अकाउंट्स क्यों ना खत्म हो गया हो, मतलब बन गया हो। 31 मार्च 2013 में फाइनल अकाउंट्स बन गया है बट क्लेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। अगर उसका पॉलिसी टाइम अभी भी बचा हुआ है तो वो क्लेम मांग सकता है अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि ऑन 31 मार्च 2013 रिजर्व पड़ा हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क का 100 करोड़। इट कंप्राइज्ड ऑफ 37.5 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन इंश्योरेंस बिजनेस, 50 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस बिजनेस एंड 12.5 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। तो कौन से सेक्टर में कितना है? फायर का बोला है और ये मिसलेनियस का बोला है, और मरीन होगा, एक्चुअली वो मशीन नहीं होगा, वो गलती से मशीन लिखा हुआ है यहाँ पर, मरीन होगा, ठीक है। तो उसके बाद इट इज द प्रैक्टिस ऑफ खुसरो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू क्रिएट रिजर्व ऑफ 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, 50% इन केस ऑफ फायर एंड मिसलेनियस बिजनेस। तो इसका मैंने एक रेट भी बताया था कि अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का रेट अगर हम लोग जब खुद जिस साल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हर साल ही तो क्रिएट होता है, जो बच जाता है वो क्लोजिंग होता है, फिर नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग हो जाता है, तो रेट मैंने बताया था नेट प्रीमियम अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट होना चाहिए हमेशा। ये देखो यहाँ पर फायर 50, मरीन 100, मिसलेनियस 50 और नेट प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। अच्छा 50, 100 और मतलब फायर, मरीन, मिसलेनियस। यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। मैंने और एक चीज भी बोला था, अगर बुक में जो बता दिया हमें वही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी बताया था, ये देखो मैंने ये बोल रखा है कि इफ एनी रेट गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर रेट दे रखा है 100% फॉर दे रखा है ये मरीन, ठीक है। 50% दे रखा है फायर और जो मिसलेनियस है उसके लिए। क्या सेम दे रखा है? थोड़ा सा चेंज दिया है, कोई बात नहीं, जो दिया है हम लोग वही करेंगे, लेकिन नॉर्मल रेट वो होता है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 द फॉलोइंग बिजनेस वाज कंडक्टेड। तो बोल रहा है कि बिजनेस जो हुआ था ये तीन पॉलिसीज मतलब तीन सेक्टर में, तो क्या हुआ था देखो। प्रीमियम कलेक्टेड, ये प्रीमियम होगा, प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड, मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है, अदर देन इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड, जो पॉलिसी दिया गया है तो उसमें प्रीमियम कलेक्शन हुआ है इतना इतना इतना, फायर के केस में, मरीन के केस में, मिसलेनियस करोड़ है ये सब, ठीक है। अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, ये ठीक है, जिन्होंने रिस्क शेयर किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है अदर देन इंश्योरेंस कंपनी। मतलब ये जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है ये डायरेक्ट कस्टमर से हुआ है, डायरेक्ट, ठीक है। ये किसी इंश्योरेंस कंपनी से कलेक्ट नहीं हुआ है जिनको हम लोगों ने अपना रिस्क जो है ट्रांसफर किया था। और अदर इंश्योरेंस कंपनी से जो रिस्क ट्रांसफर करने की वजह से मिला वो ये है, ठीक है। अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने रिस्क अंडरटेक किया है उनको हम लोगों ने इतना इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम पेड पेबल टू द अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिजनेस सीडेड। अच्छा ये सीडेड है, ठीक है। सीडेड अगर होगा तो प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का पैसा कस्टमर वाला उन्हें दे देंगे जिन्होंने रिस्क लेने का प्रॉमिस किया है, तो ये सब पैसा प्रीमियम का चला जाएगा उनको, ठीक है। और अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, अच्छा रिस्क जिनसे जिनका रिस्क लिया हुआ है उनसे ये प्रीमियम कलेक्ट करते जाएंगे, जैसे कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उसके बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, उस कंपनी से कलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का वो डायरेक्ट कस्टमर है, ठीक है। कोई एक कस्टमर जिन्होंने प्रीमियम भर रहे हैं, जो किसी पॉलिसी को होल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो कंपनी अगर दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफर करती है तो जो होगा, ठीक है। तो ये है एक्सेप्टेड, ये है सीडेड, यहाँ तो क्लियरली बता दिया। खुसरो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आस्क यू टू पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, सो इन कॉलमनर फॉर्म अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो हमें बोला है कि रिस्क रिजर्व अकाउंट भी बनाओ और जर्नल एंट्री भी करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। लेजर एक बार दिखा देते हैं कैसे लेजर बनेगा, तो फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वहां से हम लोग जर्नल बना सकते हैं, या फर्स्ट जर्नल भी बना सकते हैं क्योंकि एक्चुअली जर्नल से ही लेजर होता है। तो अगर जर्नल ही देखना चाहो तो यहाँ पर देखो हम लोग को दिखाना है कि कितना अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व कितना होगा, वो पहले हमें कैलकुलेट करना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो हम लोग पहले अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं।
illustration 24. अच्छा, पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, अमाउंट नहीं पता होगा तो एंट्री कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व फॉर मरीन बिजनेस, फॉर फायर बिजनेस, फॉर मिसलेनियस। अच्छा, यहाँ पर हमें रेट जैसे बताया हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो ओपनिंग का कितना था? ओपनिंग का यहाँ पर देखो, ओपनिंग यहाँ पर बता रखा है प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ है 45, क्योंकि हम लोग को पहले नेट प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो परसेंटेज लगता है वो नेट प्रीमियम पे लगता है। तो सबसे पहले किसी भी तरह से हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रीमियम। तो यहाँ पर देखो नेट प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे पहले। नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रीमियम कैलकुलेट होगा, नेट प्रीमियम तो हमें पता है। देखो यहाँ पर लिखने का जगह नहीं होगा, हम यहाँ से दिखा देते हैं। मतलब प्रीमियम जो कैलकुलेशन था, हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम, वहां पर हमें मिल जाएगा। ये देखो नेट प्रीमियम अर्न है ना, ये रहा नेट प्रीमियम। मतलब ये प्रीमियम अर्न नहीं, नेट प्रीमियम मतलब प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माइनस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, इससे हमें मिल जाएगा नेट प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस सीडेड और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में हम लिख दें। यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट प्रीमियम प्लस री इंश्योरेंस माइनस री इंश्योरेंस। अब कौन सा सीडेड होगा और कौन सा एक्सेप्टेड होगा? जो प्रीमियम हमें मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा? जिनका रिस्क हम लोगों ने लिया है। तो एक्सेप्टेड वाला ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सीडेड वाला, सीडेड मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और ये जो आएगा इस पे हमें रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट प्रीमियम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये कौन सा बिजनेस है? ये पहला वाला है मरीन बिजनेस। मरीन बिजनेस का देखते हैं डायरेक्ट प्रीमियम क्या है। मरीन बिजनेस का डायरेक्ट प्रीमियम ये देखो, इंश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूज, जो पॉलिसी इशू किया है अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी से ये प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्ट कस्टमर से मिल रहा है, यानी डायरेक्ट बिजनेस का 45 प्लस करना पड़ेगा री इंश्योरेंस जिनसे एक्सेप्ट कर रखा है। तो देखो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किन से कर रखा है, ये नीचे दे रखा है अंडरटेकन 17.5, 17.5 लेस कर देंगे री इंश्योरेंस सीडेड, उसका भी अमाउंट दे रखा है। री इंश्योरेंस सीडेड है 16.75, 16.75, ठीक है 16.75। अब इस पे हमें लगाना पड़ेगा रेट। ये है मरीन का लिखा है मैंने, तो मरीन का रेट इन लोगों ने कितना बोला है उतना ही लगाएंगे। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 100%, ये 100% बोला है, तो इंटू 100%, ठीक है। तो 45 और ये हो गया 17.5 और माइनस 16, तो चेक करते हैं कितना होता है। 45, 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75, 45.75, और इस पे 100% करेंगे तो उतना ही आएगा 45.75। अच्छा, फायर, फायर का देखते हैं। तो ये एडलेस तो उसी पैटर्न में लिखा हुआ है, तो उसी पैटर्न में ही हो जाएगा 107.5 डायरेक्ट वाला। हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव, अच्छा 12.5 अंडरटेकन यानी एक्सेप्टेड माइनस 10.75 और 50%,
बाकी दोनों का 50% रेट ही बोला था हम लोगों ने, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, तो 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.75 इंटू, ये आ रहा है 109.25। 109.25 इंटू 50%, 54.625। चेक करते हैं, 54.625। 625 है, तो यहाँ पर 63 भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट के मैथ में दिया है, तो हम लोग इसको 2 डिजिट पे ही ले लेते हैं, 63 कर लेते हैं। ठीक है, 63 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा कितना, 30 प्लस 10 माइनस 17.5 इंटू 50%, तो 40 माइनस 17.5, 22.5 आ रहा है। 22.5 इसका 50%, मतलब आधा। 11.25 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 11.25। तो चेक कर लेते एक बार। हाँ, 11.25 ही 111.25 है। क्या गलत हो गया मेरे से? 30 10 और 17.5 सही तो है। 30 10 17.5 11.25, अच्छा ठीक ही है, 11.25 ही होगा। मैंने थोड़ा गलत देख लिया था। ठीक है, 11.25। तो ये हो गया हम लोगों का अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस। ये कैलकुलेट हुआ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ये कौन सा बैलेंस कैलकुलेट हुआ? क्लोजिंग। क्लोजिंग का ही तो हम लोग रेट लगा के देखेंगे ना। जैसे क्लोजिंग पीबीडीडी हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो तब हम लोग लिखते हैं ना क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब हम लोगों को ये तो क्या है, वर्किंग नोट, ये तो फाइनल आंसर है ही नहीं। अब हम लोग सोल्यूशन जो है वो दो मोड में करना है। एक तो हम लोग को जर्नल बनाना है और एक हम लोग को लेजर बनाना है। अच्छा, तो अगर हम लोग जर्नल ही पहले बना लेते, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, तो जर्नल ऐसा हो जाएगा, पहले 31 मार्च 14 में ही 3 एंट्री होगा। एक हो जाएगा मरीन का, तो रिजर्व बना रहे, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस, तो 2 अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, क्योंकि ऑल रिजर्व्स आर लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये 2 रिजर्व होगा, तो रिजर्व का नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरीन रेवेन्यू अकाउंट। क्यों मरीन रेवेन्यू अकाउंट ही होगा? जैसे हम लोग पीएल में जब चार्ज करते हैं, तो पीएल डेबिट टू रिजर्व करते हैं ना, तो ये तो पीएल पीएल भी है, तो पीएल डेबिट टू रिजर्व की तरह, तो मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिस्क रिजर्व। अमाउंट अभी नहीं लिख पाएंगे, दिखाते हैं कितना होगा क्लोजिंग वाला। ठीक है, अच्छा, फिर हो गया फायर इंश्योरेंस, फायर रेवेन्यू लिखते हैं, फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, 31 मार्च 2014। अच्छा, ये हम लोग एंट्री तब तक नहीं लिख पाएंगे, एक एक और एक कैलकुलेशन भी होगा। एक्चुअली मुझे पहले लेजर ही कर लेना चाहिए, ताकि हम समझा पाए। ठीक है, पहले हम लेजर का यहाँ पर बना लेते, फिर वहां पर लिख के दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, पहले लेजर बनाते हैं। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व लेजर होगा तो समझने में आसानी हो जाएगा। इन करोड़, ठीक है, ये सब करोड़ में है, तो ये अकाउंट भी इन करोड़ बन रहा है, तो 3 अकाउंट बनेगा।
डेट, पर्टिकुलर्स, मरीन, फायर और मिसलेनियस। डेट, पर्टिकुलर्स, अच्छा 2014 का बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पहले से अगर कोई रिजर्व है तो वो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे अगर पहले से कोई रिजर्व है तो, ठीक है। तो पहले से रिजर्व देखो क्या है, ये वाला, ये देखो 31 मार्च 2013 अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व 37.5 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, 50 और 12.5। तो 50, 12.5, लास्ट का दो था 50 और 12.5, और ये था 37.5, टोटल था 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ हो जा रहा है ये। 50 और यहाँ पर 7, 8, 9, 3 और 49, 50, 50, 100, वो लिखा हुआ भी था क्वेश्चन में, 100 करोड़ हो रहा है। तो बाई बैलेंस बीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और इस साल का हम लोगों को कितना क्रिएट करना है, जैसे हम लोग पीबीडीडी किए थे ना, एक पीबीडीडी वाला चैप्टर था तुम लोगों का, बैड डेट रिजर्व को कैसे रिकॉर्ड करें, तो वहां पर हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे थे, उसी तरह से अब क्लोजिंग बाई बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस सीटी। तो क्लोजिंग का 3 हो जाएगा, मरीन फायर ये वाला 45.75, 54.63, 54.63, 54.63 और 11.25, 11.25। मतलब बात वही हो गया कि हमें पीएल में कितना चार्ज करना चाहिए। अगर ओपनिंग 37.5 था मरीन का और क्लोजिंग में रखना है 45.75, बचा हुआ था 37.5 और रखना है 45.75, ठीक है। तो हम लोगों को और कितना क्रिएट करना पड़ेगा, तो पीएल से और भी लेना पड़ेगा। तो पीएल के जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू को हमें और भी चार्ज करना पड़ेगा, रेवेन्यू से कितना, क्योंकि क्लोजिंग में तो 45.75 रखना है, ठीक है, ये मरीन वाला, ठीक है। तो 45.75 ऑलरेडी 37.5 है, तो बाकी अमाउंट हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बाकी कितना हो जाएगा, ये तो 0.25 हो रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8.25। यहाँ पर फायर का देखो, फायर का है 54.63 हमें क्लोजिंग में रखना है, जबकि अवेलेबिलिटी है ओपनिंग में 50, तो और भी 4.63 हमें चाहिए, 4.63, ठीक है। तो ये हो गया 54.63। और ये लास्ट वाला अगर देखो मिसलेनियस का 12.5 जो है, ये ओपनिंग में है, जबकि रखना है 11.25, तो रेवेन्यू में वापस ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये टू रेवेन्यू बोल के आ जाएगा यहाँ पर, टू रेवेन्यू बोल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 में हम लोगों ने किया था ना, वो वाला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स के पहले, ठीक है, रिजर्व कैसे बनाया जाता है, सेम उसी कंसेप्ट में है, सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। 12.5 और 11.25 अवेलेबल है, तो फिर और 0.25 तो हमें लेना ही पड़ेगा, और 1.25, ठीक है, 1.25। अब देखो एंट्री इसीलिए किस तरह से होगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू डेबिट हो रहा है टू मरीन, और रेवेन्यू डेबिट टू फायर, रेवेन्यू डेबिट टू, ये देखो रेवेन्यू डेबिट टू मरीन, मतलब मरीन रेवेन्यू टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एक्चुअली, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट हो रहा है टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व मरीन, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व फायर, ठीक है, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व फायर। तो 8.25 और 4.63, यहाँ पर लिख देते हैं 8.25 और 4.63। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
4.63, ठीक है। और ये वाला क्योंकि इसमें हमें लोगों ने ट्रांसफर किया है तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, मिसलेनियस अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व डेबिट टू रेवेन्यू, है ना, टू रेवेन्यू हो जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा मिसलेनियस अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, यहाँ पर लिख देते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट। 1.25। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो जितने तरह का क्वेश्चन आता है हम सारा ही दिखा दिए। और एक है शायद, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया 24। ये सब ऑलरेडी जो भी लिखा हुआ है ना, ये स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं देखो, ये सब मैंने बता दिया है। 23 वाला क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं। चल रहा है। आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 23, कितना टाइम लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। From the following, you are required to calculate the loss on account of claim to be shown in the revenue account for the year ending 31st December 2012। बोल रहा है कि 31st December 2012 में, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो 31st December 2012 में हम लोग रेवेन्यू अकाउंट में क्लेम बोल के कितना दिखाएंगे वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। क्लेम बोल के हमें कितना दिखाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंटीमेटेड, देखो क्लेम इंटीमेटेड हुआ है 2011 में, जो इंटीमेटेड हुआ था वो एडमिट हुआ है 2011 में और पेड हुआ है 2012 में। इंटीमेट, एडमिट, पेड, ये तीन प्रोसेस से होके क्लेम जो है मतलब क्लेम का प्रोसीड्योर ये तीन स्टेप में होता है। पहले इंटीमेट करवाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद एडमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, फिर जाके वो पेड करेगी, ठीक है। उसी तरह से इंटीमेट हुआ है 2012 में, एडमिट हुआ है 2012 में, बट पेड हुआ है 13 में, फिर 10 में इंटीमेट जो हुआ था वो एडमिट हुआ 11 में, पे हुआ 11 में, फिर इंटीमेट हुआ 10 में, एडमिट हुआ 11 में, पे हुआ 12 में, फिर इंटीमेट हुआ 12 में, एडमिट हुआ 13 में, पे हुआ 13 में, फिर इंटीमेट हुआ 12 में, एडमिट हुआ 12 में और पे भी हुआ 12 में। हम लोगों को 2012 का रेवेन्यू अकाउंट के लिए कितना क्लेम दिखाना चाहिए वो पूछ रहा है। तो एक चीज अगर याद है तुम लोगों को कि मैंने बोला था कि ये प्रूडेंस बेसिस पे होता है। हम देखते हैं, मैंने लिखवाया है जरूर, हम एक मिनट चेक करके बताते हैं। यहाँ से देखो, तुम लोग के कॉपी में जरूर होगा। ये देखो, बीइंग प्रूडेंस लॉस और एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम ऑफ इंटीमेशन फाइल। क्योंकि क्लेम का जो मतलब क्लेम का जो रिकॉग्निशन होता है, मतलब उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रूडेंस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, प्रूडेंस लॉस होता है। तो इसे हम लोग जब हम लोग इंटीमेट करेंगे तभी रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब अगर इंटीमेटेड हुआ है तो उसे एक्सपेंस बोल के बुक करेंगे, ठीक है। अगर इंटीमेट हुआ है तो उसे एक्सपेंस बोल के बुक करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इंटीमेट, हमें 2012 का क्लेम एक एक्सपेंसेस है, तो कौन सा क्लेम होगा, जहां जहां इंटीमेट हुआ है, ठीक है। तो 2012 में अगर कोई क्लेम इंटीमेट हुआ है तो उसे हमें एज ए एक्सपेंस या लॉस बोल के बुक करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट बुक हो जाएगा, यानी कि 10,000। फिर 2012 ये दोनों बुक हो जाएगा 8,000 और 1,02,000। तो ऐड करो 1,02,000 प्लस 10 और 8 18,000, ठीक है। 18,000 टोटल कर लो, 1,00,000
20,000, ठीक है, 1,20,000 हो गया। और ये देखो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस हुआ था 25,000। अब यहाँ पर देखो री इंश्योरेंस बोला है, अब कैसे पता सीडेड की एक्सेप्टेड, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे हमेशा सीडेड। यही पॉइंट मैंने बोला है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो सीडेड मानो, और समझ में आता है तो जो बोला है वही मानो। तो अगर हम लोगों ने री इंश्योरेंस सीडेड किया है, मतलब अपना रिस्क किसी को दिया है, तो हम लोगों को क्लेम भी क्या करना पड़ेगा, क्लेम उनसे मिलेगा, है ना। 25,000 का क्लेम हम लोग उस इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे जिसको हम लोग प्रीमियम दे रहे थे कस्टमर के भी आप में। तो 1,20,000 का अगर क्लेम आ रहा है तो उसमें से 25,000 तो कोई और देने वाला है जिसने मेरा रिस्क लिया हुआ था, तो ये माइनस कर लो 95, ठीक है, ये माइनस करने से हो जाएगा 95। अब देखो मैट में जो है कुछ अलग तरीके से किया है, बाकी आंसर पहले दिखा देते हैं। देखो 95 भी आया हुआ है, एक सेकेंड, ये देखो 95 आंसर आएगा। क्लेम टू बी सोन इन द रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में कितना क्लेम दिखाना चाहिए, तो अगर आप लोग ऐसे भी दिखाएंगे तो भी हम लोग का आंसर सही ही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक लेंदी मेथड में दिखा रखा है, कैसे दिखाया हम ये भी दिखा देते, फिर हम अपना वाला भी लिख के दिखा देते। देखो यहाँ पर बोला है टोटल क्लेम पेड इन 2012, पहले पेड वाला इन लोगों ने कैलकुलेट किया है। पेड मतलब पेड वाले कॉलम में देख लो कि ये 15, 12 और ये हो गया 1,02,000, ये देखो 1,02,000, 12,000, 15,000, इतना क्लेम हम लोगों ने पे किया है टोटल। फिर लेस कर दिया है अगर कुछ मतलब ये जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्सपेंसेस टोटल पेड लेस कर देंगे, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। ये मतलब नॉर्मल में, मतलब जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली अगर देखो तो हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये पता ही है प्रूडेंस बेसिस पे होता है। अच्छा ये देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को चेक करना पड़ेगा दैट इज इंटीमेटेड इन 2012, क्योंकि 2012 का जो स्टार्टिंग है उसका बिगिनिंग मतलब 2011 होगा उसका एंडिंग, है ना। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब 2012 का बिगिनिंग मतलब 2011 का एंडिंग। तो 2011 में जो भी इंटीमेटेड हुआ था वो एक्सपेंसेस होगा। तो 2011 का इंटीमेटेड देखो मतलब ये हो जाएगा 15,000, ये देखो 2011 का इंटीमेटेड। अच्छा और कौन सा है, ये देखो इंटीमेटेड इन 2012 और अर्लियर वेदर एक्सेप्टेड इन 11 और एक्सेप्टेड इन 12। अच्छा तो हम लोगों को लेना पड़ेगा इंटीमेटेड इन 2011 और अर्लियर, यानी 2010 का भी होगा, ठीक है, 2010 का भी होगा। तो ये हो गया 5,000 और 12,000, 5,000, 12,000। अच्छा ये क्या किया, ये मुझे नहीं समझ में आया। इससे तो मैंने जो बताया वो काफी आसान है। एक सेकंड देख लेते, ये समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, शायद मैंने कुछ गलत रीड कर लिया होगा। ये तो समझ में आ जाता है, क्लेम पेड ये तीन है, क्लेम पेड जो है ये तीन है, 12 का, ये 12 का और ये 12 का, ठीक है। अच्छा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब 2011 या फिर उससे पहले का, वेदर एक्सेप्टेड इन 11 और एक्सेप्टेड इन 2012, ठीक है। तो एक्सेप्ट जो है वो होना चाहिए 11 या फिर 12 का, 11 का एक्सेप्ट, 11 का एक्सेप्ट, 12 का एक्सेप्ट, 12 का एक्सेप्ट, और जो इंटीमेटेड होना चाहिए वो 2011 या उससे पहले 10, 10, बस। तो इसका मतलब 15,000 एक आ रहा है, और एक आ रहा है हम लोगों का ये वाला 5,000, और ये आ रहा है 12,000। 15 और ये 5, 12 और 5 ही लिया है, 15 तो लिया नहीं है इन्होंने, 12 और 15 लिया है, 5 नहीं लिया। अच्छा 12 और 15 ले रहा है, क्यों 12 लिया है, क्योंकि 2010 में इंटीमेटेड हुआ है, 2011 में एडमिटेड हुआ है, और 15 इसीलिए लिया गया है 2011 में इंटीमेटेड हुआ है, एडमिटेड भी 2011 में हुआ है। हम लोग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग 2012 का बिगिनिंग मतलब इंटीमेटेड इन 2011 और अर्लियर, वेदर एक्सेप्टेड इन 11 एंड एक्सेप्टेड इन 12। अच्छा तो 27,000 ये ले रहा है, तो ये मुझे, एक सेकंड, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। चलो नीचे का देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दैट इज इंटीमेटेड इन 12, वेदर एक्सेप्टेड इन 12 और 13। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब जो 12 में इंटीमेटेड हुआ होगा, तो 12 में इंटीमेटेड जो हुआ है ऐसा तीन है यहाँ पर, 10,000, 8,000 और 1,02,000, बट क्योंकि 1,02,000 में पेड भी हुआ है तो इससे नहीं लिया है इन्होंने। 18,000 री इंश्योरेंस क्लेम लेस कर दिया। इससे तो मैंने जो बताया वो बेटर है, चलो हम वही वाला बता देते, ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा
मुझे तो हार्ड लग रहा है, ठीक है। ये इतना टफनेस, हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल लिखते हैं। 2000 सॉरी इलस्ट्रेशन 23, ये देखो इस तरह से कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 23। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल क्लेम इंटीमेटेड इन 2012, क्योंकि बीइंग प्रूडेंस बेसिस, ये लिख सकते हैं बीइंग प्रूडेंस बेसिस, ये वाला पॉइंट ही जस्ट हम लोग को लिखना है। प्रूडेंस होने के कारण, ये देखो, बीइंग प्रूडेंस लॉस और एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड इन द टाइम ऑफ इंटीमेटेड फाइल, इंटीमेशन फाइल, ठीक है। फाइल जब किया जाएगा तभी इसे लॉस बोल के रिकॉर्ड किया जाता है। बीइंग प्रूडेंस बेसिस व्हेन इंटीमेटेड फाइल लॉस और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड। ये पॉइंट लिख के हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो टोटल क्लेम इंटीमेटेड इन 2012 कितना हो रहा है, यहां से देखो, ये हो गया 10, 8 और 1,02,000, 10,000, 8,000 और 1,02,000। तो टोटल हो जाएगा, ये हो गया 1,20,000, 1,30,000, 18,000, 1,20,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेस कर देंगे री इंश्योरेंस सीडेड 25,000, माइनस कर देना है 95,000, ठीक है। 95,000 हो गया। तो इतना हम लोग क्लेम दिखा सकते हैं। 2012 का क्लेम का एक्सपेंसेस हो जाएगा 95,000। देखो इन लोगों ने भी लास्ट में 95,000 लेस ही किया है, इन लोगों का भी 1,20,000 आया है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें वही कंसेप्ट लगा है, शायद थोड़ा सा अलग तरीका यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। कंसेप्ट तो वही है कि ये टोटल एक्सपेंसेस है वो तो दिख रहा है, 2012 में टोटल हम लोगों ने कितना पे किया ये समझ में आ रहा है मुझे। ये बाकी दो जो है थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है। 1,29,000, ये देखो ये तीनों 1,29,000 जो हो रहा है, ये तीन पेड कॉलम से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 15,000, यहाँ पर हो गया 12,000 और यहाँ पर हो गया 1,02,000। ये तीनों खर्चा पे हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें से री इंश्योरेंस क्लेम लास्ट में इन्होंने भी लेस किया 95, इनका भी 1,20,000 है, बट इन्होंने यहाँ पर कुछ एड लेस किया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का लेस किया है, आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड किया, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन कौन सा अमाउंट लेना है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है तो बोल रहा है कि इंटीमेटेड इन 2012, तो 2012 में इंटीमेटेड हुआ है, वेदर एक्सेप्टेड इन 12 और इन 2013। अच्छा, तो एक्सेप्टेड होना चाहिए 12 या फिर 13 में, तो एक्सेप्टेड होना चाहिए 12, 13, ये तो तीन है, और इंटीमेटेड होना चाहिए 2012 में। तो ये है 2012 में इंटीमेटेड हुआ है, ये भी 2012 में इंटीमेटेड हुआ है, ये भी 2012 में इंटीमेटेड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो ये जो है, अच्छा इसका पेड भी शायद हमें देख लेना चाहिए, देख लेते हैं। ये पेड, ये 10,000 लिया है इन्होंने, 10,000, ठीक है, 10,000 लिया है और 8,000 लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तीन अमाउंट आ रहा था। 1,02,000 इन्होंने नहीं लिया क्योंकि इंटीमेटेड इन 12, एडमिटेड इन 12 और पेड इन 12 है। अच्छा, तो ये ऑलरेडी तो ले रखा है हम लोगों ने, पेड इन 12, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग नहीं है ये, इसीलिए। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो हम लोग को क्या देखना होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब हो जाता है ऐसा खर्चा जो इंटीमेट किया गया था 12 में, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इंटीमेट मतलब कस्टमर ने इंटीमेशन फाइल किया था 12 में, एक्सेप्ट हुआ है या तो वो 12 में या तो वो 13 में एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पेड नहीं हुआ है। पेड होने से तो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, इसीलिए ये 1,02,000 नहीं लिया है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कितना हम लोगों ने खर्चा पे किया है, कितना बाकी रखा था बिगिनिंग में और एंड में। तो खर्चा हम लोगों ने पे किया है, पेड कॉलम में चले जाओ तो 12 में तीन अमाउंट मिल जाएगा, 1,02,000,
15,000 एंड 12,000, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ये वाला देखो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो हमें खर्चा देना चाहिए था हमें नहीं दिया, इस पीरियड का है तो ऐड होगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, पेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेड होने से तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब ऐसा खर्चा जो 2012 में इंटीमेटेड हुआ था और 2012 में एक्सेप्ट हुआ है बट हम लोगों ने पे नहीं किया, या फिर 2012 में इंटीमेट हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है 2013 के लिए और हम लोगों ने पे नहीं किया, मतलब 2012 में इंटीमेट हुआ है कि नहीं वो हमें देखना है। तो 2012 में ये देखो 1 2 3 तीन खर्चा इंटीमेट हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें से कुछ पेड है? ये 13 का पेड है तो ले सकते हैं क्योंकि 12 में आउटस्टैंडिंग था। ये 13 का पेड है तो 12 तक आउटस्टैंडिंग था, ये 12 का पेड है तो फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग रहा नहीं। तो 8,000 और यहाँ से 10,000, तो 18,000 ये हम लोग का ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। और लेस जो हो रहा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग मतलब 2011 का या फिर उससे पहले का, ठीक है। 2012 11 का या फिर उससे पहले का इंटीमेटेड, तो ये रहा 2011 का या फिर उसके पहले का इंटीमेटेड, तीन अमाउंट आ रहा है। और ये एक्सेप्ट किया गया होना चाहिए, ठीक है, 11 में या फिर 12 में, ठीक है। एक्सेप्टेड करना चाहिए 11 में या फिर 12 में, तभी जाके हम लोग इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो एक्सेप्टेड, तो इसमें से कुछ पेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेड नहीं होना चाहिए। तो एडमिटेड कब हुआ है? 2011 वाला 2011 में एडमिट हुआ है। 10 वाला 11 में एडमिट हुआ है। ये भी 11 में एडमिट हुआ है। तीन जो है 11 में एडमिट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं ये पे जो है 12 में हुआ है, तो ये ऑब्वियसली बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था। ये अगर 12 में पे हुआ है तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो ये वाला अमाउंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं, ये 11 में ही पे हो गया तो फिर ये आउटस्टैंडिंग रहा नहीं। ये अगर 11 में ही पे हो गया था तो ये आउटस्टैंडिंग रहा नहीं, तो ये अमाउंट नहीं लेंगे। मतलब 10 में इंटीमेट हुआ था बट 11 में एडमिट हुआ एंड पे भी हुआ। एडमिट होने के बाद अगर पे नहीं होता 11 में तब हम लोग इसे आउटस्टैंडिंग मानते हैं ना, बिगिनिंग में 12 के बिगिनिंग के लिए। यहाँ पर देखो इंटीमेटेड हुआ 11 में, ठीक है। तो इंटीमेट होने का मतलब पे हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीमेट हुआ था 11 में, एडमिट हुआ 11 में, पेड हुआ 12 में जाके, मतलब ये बिगिनिंग तक आउटस्टैंडिंग था तो ये 15,000 लेना पड़ेगा। इस कंसेप्ट में इन्होंने ले रखा है बट ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा टफ वर्क हो जाएगा। इसके जगह अगर हम लोग ये कंसेप्ट लगाएं कि जिस बेसिस पे ये चीज किया गया है कि प्रूडेंस बेसिस होता है, तो एडमिटेड जैसे ही इंटीमेशन फाइल हुआ है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देंगे एज अ एक्सपेंसेस या फिर एज अ लॉस, ठीक है। तो फिर ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया इलस्ट्रेशन 23। तो ये देखो 23 ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके आगे और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। 5 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और ये सब बैलेंस शीट वगैरह आता भी नहीं। बैलेंस शीट चाहो तो आप लोग एक बार देख भी सकते हो, जब हम कंपनी का बैलेंस शीट करवाएंगे तो ये सब बैलेंस शीट आप लोग घर पे बैठ के भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट समझ में आ जाएगा। वैसे ये लाइफ इंश्योरेंस का है, वो है भी नहीं जनरल इंश्योरेंस का। तो अभी हम लोग थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस का इंट्रो देखते हैं, देखो कि लाइफ इंश्योरेंस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, जितना हो रहा है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस, एक सेकेंड हम इसका स्टार्टिंग तक पहुंच जाते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस, ये मुझे लगा ये कुछ और पॉइंट आ गया। ये रहा लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा और आगे होगा।
मैंने एक्सेप्ट नहीं किया प्रिया को, बिकॉज इतना स्लो चल रहा है, रिकॉर्डिंग में ही पॉसिबल है, ठीक है। और वैसे भी टाइम 1 बज रहा है, तो अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है प्रिया। हम रिकॉर्डिंग दे देंगे तो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो लाइफ हम लोग कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस का। रहा, ठीक है। वैसे यहाँ से कोई काम है भी नहीं, हम जो जिस्ट बताना चाहते हैं जैसे बताते हैं वैसे ही बताएंगे, देखो। देखो अकाउंटिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा वैल्यूएशन बैलेंस शीट, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ .1 बोनस इन कैश, रिविजनरी बोनस, रिविजनरी बोनस, ठीक है। मेनली ये चीज हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो वैल्यूएशन बैलेंस शीट ये कैसे बनता है। ये देखो काफी टाइम लग रहा है, और अगर हम इस टाइम पे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर एक्सेप्ट होगा, फिर उसे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ठीक है। ये कैसे बनता है देखो। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट जब बनेगा, तो बेसिकली देखो बैलेंस शीट ये जो बनेगा ना, यहाँ पर जस्ट 3 ही डेटा रहेंगे, ठीक है। एक होता है लाइफ फंड, एक नेट लाइबिलिटी और एक सरप्लस। लेकिन उसके पहले हमें चीजों का पता होना चाहिए कि कौन सा चीज क्या होता है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट में मेनली 3 आइटम ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले सीखेंगे फर्स्ट आइटम जो होता है लाइफ फंड, वो क्या होता है, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन में हमें हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। लाइफ फंड को हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। बट लाइफ फंड आइटम ये आया कहाँ से वो हम बताना चाहते हैं। जैसे बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन अपना पीएल बनाता है, वैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने पीएल बनाती है। वो अपना पीएल कैसे बनाती है, वो लास्ट ईयर का सरप्लस, जैसे जीपी हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं, या फिर लास्ट ईयर का कुछ पीएल होता है तो ब्रॉट डाउन करते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो अगर मान लो प्रॉफिट है तो यहाँ पर लिखते हैं लास्ट ईयर सरप्लस, लास्ट ईयर सरप्लस, ठीक है। और अगर इस साल का कुछ भी है तो करेंट ईयर्स इनकम, इनकम होता तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, करेंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट,
ठीक है। तो ये टोटल इनकम हो जाएगा। अगर हम लोग इस साइड का टोटल कर दे तो टोटल इनकम हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस भी तो कुछ होना चाहिए, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल इनकम और ये हो गया टोटल एक्सपेंस, और ये दोनों से नेट करके जो आता है नॉर्मली हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, अगर इधर आता है लॉस होता है, अगर इधर आता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लाइफ फंड। ठीक है, तो ये लाइफ फंड क्या है, लाइफ फंड है अगर हम लोग पीएल का बैलेंस निकालते हैं तो जो बैलेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में उसे बोला जाता है लाइफ फंड। ठीक है, उसे ना तो प्रॉफिट बोलोगे ना तो एनपीओ के तरह सरप्लस बोलोगे। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे लाइफ फंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनेगा कैसे, ये मैंने लाइफ फंड इसीलिए समझाया ताकि तुम लोग जब वैल्यूएशन बैलेंस शीट देखोगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाए कि वहां पर लाइफ फंड क्या हो गया अचानक से। ठीक है, ये हमें करना नहीं पड़ेगा कभी भी, ऑलवेज लाइफ फंड का वैल्यू हमें गिवन रहेगा। ठीक है, अच्छा तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, अब हम बैलेंस शीट दिखा रहे हैं जिसके वजह से मैंने ये पॉइंट लिया। ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का जैसे एसेट लाइबिलिटी होता है यहाँ पर भी उसी तरह से ही होगा। यहाँ पर एसेट एक ही होगा, दैट इज लाइफ फंड। ठीक है, यहाँ पर एसेट जो होगा उसका नाम है लाइफ फंड, और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी को हम लोग बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। ठीक है, नेट लाइबिलिटी, और ये दोनों को माइनस करने से जो आएगा, ये दोनों बैलेंस नहीं होगा, और मतलब अगर बैलेंस नहीं होता है तो जो बच जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, जो बच जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, जो बच जाएगा उसे हम लोग सरप्लस बोलेंगे। अब ये लाइफ फंड कैसे आया वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, सरप्लस कैसे आएगा, इन दोनों को बैलेंस करके, नेट लाइबिलिटी और लाइफ फंड। बट नेट लाइबिलिटी कैसे आएगा, तो कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए अपना लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने पॉलिसी किया है, ये लाइफ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो जिन लोगों ने पॉलिसी किया है तो अभी कब किसका मतलब, अगर मान लो मैंने किया, मेरे लाइफ इंश्योरेंस किया है, तो अब मेरा डेथ कब होगा वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता, तो ये उनके लिए काफी एक डिफिकल्ट वाला काम होता है। वो कैसे कैलकुलेट करे कि कब किसका डेथ होगा, प्रोबेबली इस साल कितने लोगों का डेथ हो सकता है जिन्होंने हमारे पास पॉलिसी कर रखा है कि हम लोगों को पे करना पड़ेगा पैसा। तो नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, और ये काम करते हैं एक्चुअरीज लोग। ठीक है, जैसे तुम लोग सी में पढ़ते हो वैसे एक्चुरियल भी वन टाइप ऑफ स्टडी होते हैं। ठीक है, एक्चुअरियल मतलब जो वैल्यूअर होते हैं, जो किसी भी जगह का वैल्यूएशन करके बता सकते हैं कि इस जगह का वैल्यूएशन इतना हो सकता है या फिर इस चीजों का वैल्यूएशन इतना हो सकता है। उसी तरह से ये एक्चुअरी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बेसिकली इनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जिनका मैथ स्ट्रांग है वही एक्चुअरी का मतलब पढ़ाई कर सकता है, ऐसा मतलब माना जाता है कि मैथ्स एक बहुत, क्योंकि मैथमेटिकल काम इतना ज्यादा होता है कि अगर मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, बेस अच्छा ना हो, तो फिर एक्चुअरियल जो है वो पढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअरियल जो कि काफी हाई डिमांडिंग एक स्टडी है, तो एक्चुअरी का काम होता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस को वैल्यू करके बताए कि उनका नेट लाइबिलिटी क्या हो सकता है, तो वो अपना मेथड वगैरह लगा के बता देते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, तो हमें टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, तो मैंने टर्मिनोलॉजी बताया। ठीक है, तो ये हो गया सरप्लस। तो बैलेंस शीट हमें पता होना चाहिए, तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट में बस ये तीन आइटम होगा, ये तीन आइटम मैंने समझा दिया कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, ये देखते हैं क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, अब ये क्या होता है, सरप्लस जो अभी आया ना वैल्यूएशन बैलेंस शीट से, जो सरप्लस आया इसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, अपना सरप्लस को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या किस तरह से जो है लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखो। सबसे पहले हम लोग को सरप्लस का अमाउंट पता होना चाहिए जो हमें मिलेगा वैल्यूएशन बैलेंस शीट से। तो सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करना पड़ेगा इंटरिम डिविडेंड।
ये हम बताएंगे अभी क्यों डिविडेंड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये हम समझा देंगे डिविडेंड क्यों ऐड होगा। नॉर्मली देखो डिविडेंड तो पे किया जाता है ना, तो डिविडेंड पे किया जाएगा तो वो तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे पीएल में। पीएल में जो ये लाइफ फंड आया होगा एडजस्ट करके, वो डिविडेंड का एक्सपेंस लेस करके ही आया होगा, ठीक है। उसके बाद ही सरप्लस आया होगा, लेकिन हम लोग फिर से उसे ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों ऐड करेंगे वो हम बताएंगे। अभी लिखो, अब हम बता देंगे क्यों हम लोग इसे ऐड करेंगे। फिर लेस क्या क्या होगा, लेस करना पड़ेगा ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो कि डेबिट होना चाहिए बट हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो एक्सपेंसेस नॉट येट डेबिटेड, या फिर एक्सपेंसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर, एक्सपेंसेस जो हम लोग मतलब करना पड़ेगा, खर्चा जो है वो आया है, ठीक है। खर्चा जो अभी तक हम लोगों ने मतलब खर्चा तो इनकर्ड हो गया बट पेमेंट नहीं किया, तो प्रोवाइडेड फॉर एक ही बात है, ये टू बी डेबिटेड या प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविजन, और क्या आ सकता है, प्रोविजन, ये भी लेस करना पड़ सकता है फॉर लॉसेस, लाइक अगर हम लोग लॉस के लिए कोई प्रोविजन बना रखे, लाइक डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब देखो, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ये होती है बेसिकली, ये जो है ये बेसिकली होता है हम लोगों का फाइनेंशियल सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर एंटरप्राइज होता है, तो ये लोग हेवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हेवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का क्या है, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में उसका वैल्यू अप एंड डाउन भी हो सकता है। मान लो इस कंपनी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया या 500 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 500 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अभी हो चुका है 400 लाख, और हम लोगों को पता है, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए ये जो वैल्यू में डिक्लाइन आया है 100 लाख का, ये रिकवर नहीं होने वाला, ठीक है। ये कम ही रहेगा, अभी इसका वैल्यू बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो उस लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग इस 1 लाख को लॉस बोल के रिकॉर्ड करना करना पड़ेगा हम लोग को, अगर हमें पता है कि ये एक काफी लॉन्ग टाइम के लिए इसका कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, देन हम लोगों को इसे लॉस बोल के मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब, ठीक है, मतलब समझा दिया मैंने। प्रोविजन फॉर लॉसेस लाइक डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी ने कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था जिसका वैल्यू डिक्लाइन हो गया है और काफी लंबे समय तक इसका वैल्यू जो है अप होने का कोई चांसेस नहीं है, तो जितना लॉस हुआ है उतना हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रोपोज्ड डिविडेंड है तो ये भी खर्चा है, प्रोपोज डिविडेंड कर रखा है तो ये भी हम लोगों को लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लेस होगा, अगर हम लोग कोई सरप्लस वगैरह रखना चाहते हैं, मतलब कोई रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, तो उतना रिजर्व रख लेंगे, बाकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ सरप्लस, सॉरी, ये पॉजिटिव आएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होने से तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर मतलब नेगेटिव आए तो बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव आने से तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सरप्लस जो हमें मिला है एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, इंटरिम डिविडेंड क्यों ऐड होगा ये हम बता देंगे, ठीक है। ये क्यों ऐड होगा, बाकी देखो ये लेस हो जाएगा एक्सपेंसेस, अगर ऐसा कुछ है जो हम लोगों को पे करना चाहिए हम लोगों ने नहीं किया, इनकर्ड हो रखा था, कोई ऐसा प्रोविजंस है लॉस हुआ है उसे लॉस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजंस है लॉसेस लाइक डिक्लाइन इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। प्रोपोज डिविडेंड कुछ कर रखा है तो वो भी लेस हो जाएगा, और अगर हम लोग कोई सरप्लस वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी लेस हो जाएगा। फिर जो बचेगा, जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ
सरप्लस, ठीक है, ये था डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। तो सरप्लस का जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। अच्छा, नेक्स्ट क्या सीखना है हम लोगों को? नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये था तो कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें ये डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस अमाउंट मिल जाना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, वो तो मैंने अभी दिखाया कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो सरप्लस कैसे मिलेगा, वैल्यूएशन बैलेंस शीट से मिलेगा। वैल्यूएशन बैलेंस शीट कैसे मिलेगा, इस तरह से पीएल से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सरप्लस किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर दो हिस्से में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो हिस्से में ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। एक तो जाएगा पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, एक तो जाएगा पॉलिसी होल्डर को और दूसरा जाएगा शेयर होल्डर को। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जाता है, एक होता है पॉलिसी होल्डर, एक होता है शेयर होल्डर। अब किसको कितना अमाउंट जाएगा, तो देखो पॉलिसी होल्डर को जाएगा टोटल जो अमाउंट होगा, अमाउंट किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का। तो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इनटू 95%, इनको 95% मिलेगा, ठीक है। और शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इनटू 5%, इनको 5% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग पॉलिसी होल्डर को देंगे तब इनसे क्या लेस कर देंगे, तब यहां से लेस करेंगे इंटरिम बोनस, इंटरिम बोनस। तो यहां पर आ जाएगा स्टील ड्यू। ये समझाते हैं क्या हो रहा है। ये जो डिविडेंड लिखा था ना मैंने, इंटरिम डिविडेंड, इसको चाहो तो बोनस कर लो, इसको हम लोग बोनस बोलेंगे बेसिकली। एक्चुअली शेयर होल्डर को जो दिया जाता है उससे डिविडेंड बोलना चाहिए, और पॉलिसी होल्डर को बोनस, इसलिए मैंने यहाँ पर बोनस लैंग्वेज यूज किया, इंटरिम बोनस। अब ये क्या है, एक बार लेस, मतलब एक बार तो पीएल में तो ऑटोमेटिकली वो लेस होगा एज ए एक्सपेंस, फिर उसे ऐड कर दिया, फिर इसे लेस कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज मान लो कि दो पॉलिसी होल्डर है, ए और बी, ठीक है, क्योंकि हम बता रहे कि पॉलिसी होल्डर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, और इनका हिस्सा है 50-50%, ठीक है। और एक फर्म है, सपोज ये फर्म है जिसमें ये दो जन है, ए और बी, और ये 50-50% है, और इनका प्रॉफिट सपोज हुआ है 50 लाख, ठीक है। तो ए और बी का हिस्सा कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल देखो तो 50 का 1/2 और 50 का 1/2, तो 25 और 25 होना चाहिए, ठीक है। सपोज मान लो कि ए को पहले से ही 10 लाख का हम लोगों ने दे रखा है बोनस, ठीक है। ए को सपोज हम लोगों ने पहले से ही दे रखा है, पेड कर रखा है 10 लाख का बोनस, ठीक है। अगर 10 लाख का बोनस पे कर रखा है तो ए और बी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने का होगा, 40 लाख का होगा। 40 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, 1:1 में अगर देखो तो 20 लाख 20 लाख, ठीक है। और ए को ऑलरेडी पहले से 10 लाख मिला हुआ है, ए को ऑलरेडी पहले से 10 लाख मिला हुआ है, तो इसको 30 मिल गया, इसको 20 मिला, ये तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ए को 10 लाख दे रखा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे, इम्पैक्ट हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे
कि जब हम लोग ए को पे करेंगे ना तब हम लोग इस तरह से करेंगे। ये देखो, हम लोग बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट है 40 लाख दिख रहा है, क्या हम लोगों ने कोई पहले बोनस दिया था? हाँ दिया था 10 लाख, तो वो ऐड कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे अगर बोनस वोनस नहीं देते तो 50 लाख का सीधा डिस्ट्रीब्यूशन होता ए और बी में 25-25 लाख का, ठीक है, 25-25 लाख का। और क्योंकि ए को पहले से ही 10 लाख दे रखा है हम लोगों ने, ठीक है, 10 लाख दे रखा है, तो 15 लाख जो है वो ए को मिलेगा, 25 लाख जो है वो बी को मिलेगा, जो कि सही कैलकुलेशन है, ठीक है। क्योंकि ए को कितना मिलना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ इतना ही तो मिलेगा ना, इसको 25 मिलेगा, क्योंकि अगर 40 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इक्वल करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर दोनों को कितना मिलना चाहिए, 25-25, तो वैसे ही हो गया, बी को अपना 25 अभी मिला और ए को पहले 10 मिल चुका था और अभी 15, तो ए का टोटल कितना हो गया, ए का टोटल 25 हो गया। यही चीज समझा रहे हैं कि एक बार ऐड होगा एक बार लेस होगा। कैसे लेस हुआ, जब हम लोगों का प्रॉफिट 50 लाख से घट के 40 लाख दिख रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने खर्चा पे किया है। वो कहाँ पर दिखा होगा, वो यहाँ पर पीएल में ऑलरेडी लेस होकर लाइफ फंड में दिखा होगा, ठीक है। फिर हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग सही डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। कहां पर ऐड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐड करने के बाद फिर वहां से हम लोग लेस कर देंगे जितना हम लोगों ने पहले पे किया था। तो एक्चुअली जो मिलेगा उससे पहले पेमेंट को हम लोग लेस कर देंगे। लेस करने से हमें पता चलेगा स्टील ड्यू कितना है, ये स्टील ड्यू का अमाउंट आ गया, ठीक है, स्टील ड्यू 15 लाख, ठीक है। तो इसी वजह से एक बार ऐड और एक बार लेस वाला कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आएगा, देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ कैश बोनस एंड रिविजनरी बोनस, वही वाला कर रहे थे। ये देखो कॉस्ट ऑफ, ये वाला, ये तीन चीज तो मैंने बोला आज हम बताएंगे। वैल्यूएशन बैलेंस शीट बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, बोनस इन कैश और रिविजनरी बोनस। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कैश बोनस एंड रिविजनरी बोनस। अच्छा, तो पहले पता होना चाहिए कि टोटल बिजनेस इन फोर्स कितना है। अब ये क्या होता है टोटल बिजनेस इन फोर्स, टोटल बिजनेस इन फोर्स का मतलब होता है कि वर्थ ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज इशूड, जितने रुपए का पॉलिसी कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखा है वही कंपनी के बिजनेस का अर्थ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल बिजनेस इन फोर्स। जैसे मान लो कंपनी का अगर 3000 करोड़ का पॉलिसी मार्केट में इशू है, तो हम लोग बोलेंगे 3000 करोड़ का इन लोगों का बिजनेस का वैल्यूएशन है, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी का वैल्यू है, ठीक है, ये जो बिजनेस का अर्थ है इसे हम लोग एज ए बोनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे हम लोग दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्टिंग फॉर, जब हम लोग बोनस देंगे तो कैश बोनस का एक ऑप्शन हो सकता है, और रिविजनरी बोनस, रिवर्जनरी बोनस, रिवर्जनरी बोनस, ये दो तरह से हम लोग बोनस दे सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग बोनस दे सकते हैं। अब ये दो तरह से बोनस का कंसेप्ट क्या है, देखो एक सेकेंड, देखो ये हम लोग बोनस पेमेंट कैसे निकाल रहे हैं, बोनस पेमेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें, हम लोगों ने देखो क्या किया, पहले बता देते हैं हम लोगों ने, फिर से एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग को ये तीन चीज सीखना है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट जो कि वैल्यूअर्स यानी एक्चुअरीज बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस और कैलकुलेशन ऑफ बोनस इन कैसे। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है ये कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने देखा, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो दो जन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना,
शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर, तो वहां पर हम लोगों ने पॉलिसी होल्डर का जो ड्यू अमाउंट देखा था, तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो ड्यू अमाउंट है ये हम लोग कैसे पे कर सकते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन रहता है, कंपनी बोलती है या तो आप कैश में बोनस ले लो या तो आप रिविजनरी बोनस ले लो, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं कि रिवर्जनरी बोनस, सॉरी रिवर्जनरी बोनस क्या होता है। तो पहले देख लो कि कैश बोनस क्या होता है, ठीक है, कैश बोनस और रिवर्जनरी बोनस। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी का जो है ऑप्शन जो है वो ऐसा कुछ आया है, ये एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कैश बोनस लेने के लिए जो एग्री है वो है 4/5 पॉलिसी होल्डर, और रिवर्जनरी बोनस लेने के लिए जो रेडी है वो है 1/5 पॉलिसी होल्डर। ठीक है, ये पॉलिसी होल्डर, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउ टू पे ड्यू टू द पॉलिसी होल्डर। हाउ टू पे मतलब कौन से मोड में पे करे, हाउ टू पे ड्यू टू पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 और 1/5। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पर ये एक रेशियो की तरह कंपनी की तरफ से ऑफर आता है। ठीक है, रेशियो मतलब जैसे राइट शेयर में होता है ना, इतने के बदले इतना बोनस शेयर, उसी तरह से मान लो अगर किसी के पास पॉलिसी है, किसी किसी ने पॉलिसी करवा रखा है 1000 का, तो उसको बोनस मिलेगा 20 रुपीज का कैश बोनस। ठीक है, ये कौन सा बोनस है, कैश बोनस। कैश बोनस क्योंकि बोनस तो रिवर्जनरी बोनस भी है ना, तो कैश बोनस मिलेगा 20 रुपीज का। ठीक है, ऐसा अगर रेशियो निकला हुआ है तो फिर इन इन लोगों को कितना कैश बोनस देना पड़ेगा इस कंपनी को। अगर मान लेते हैं कि कंपनी का पॉलिसी ओर्थ है, ठीक है, पॉलिसी ओर्थ है, सपोज मान लेते हैं 5,500 करोड़। ठीक है, पॉलिसी होल्डर है 500 करोड़, पॉलिसी होल्डर है। ठीक है, ये पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर है 500 करोड़ और इनके पास ऑप्शन रहता है कि ये कैश बोनस भी ले सकते हैं, रिवर्जनरी भी बोनस ले सकते हैं, तो अगर 4/5 कैश बोनस के लिए एप्लीकेबिलिटी आया है तो इसका मतलब कंपनी को टोटल 400 करोड़ का देना पड़ेगा कैश बोनस, और 1/5 इंटू 500 यानी 100 करोड़ का देना पड़ेगा रिवर्जनरी बोनस। ठीक है, तो 400 और 500, तो 400 अगर हम लोगों का कैश बोनस पॉलिसी होल्डर का आ रहा है तो 20 रुपए मिलते हैं 1000 के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पॉलिसी, ये तो कैश बोनस है ना, हमें वही तो निकालना है। अगर पॉलिसी होल्डर जो है, ठीक है, अगर पॉलिसी होल्डर अगर 400 करोड़ का है तो कैश बोनस कितना होगा, तो 1000 के लिए 20, तो 20/1000 इंटू 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ देना पड़ेगा, 8 करोड़ एज ए कैश बोनस देना पड़ेगा। सपोज अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि, एज्यूम करो कि पॉलिसी होल्डर को ड्यू था, पॉलिसी होल्डर को ड्यू था 16 करोड़। ठीक है, अब इसमें से हम लोग दे देते हैं 8 करोड़ कैश बोनस, 8 करोड़, तो अभी भी ड्यू कितना रहेगा, 8 करोड़। ठीक है, ये स्टिल ड्यू रह जाएगा, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला। और जो रिवर्जनरी बोनस है अगर उसका रेशियो देखो, रिवर्जनरी बोनस, रिवर्जनरी बोनस ये जो है, सपोज अगर इसका रेशियो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसका रेशियो है 1000 करोड़ और 25। ठीक है, 1000 करोड़ सपोज है पॉलिसी होल्डर, और ये लेकिन पॉलिसी होल्डर है, इतने करोड़ के पॉलिसी होल्डर है। ठीक है, और ये 25 रुपए। ठीक है, ये करोड़ हटा देते हैं, एक बार रेशियो किया है तो करोड़ लिखने का जरूरत नहीं, 1000 और 25। तो कितने लोगों को रिवर्जनरी बोनस देना पड़ेगा, 100 करोड़ के पॉलिसी होल्डर को रिवर्जनरी बोनस देना पड़ेगा। तो 100 करोड़ के लिए कितना हमारा रिवर्जनरी बोनस आएगा, तो ये देखो, 220 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 × 25 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ रहा है
2.5 आ रहा है, ठीक है, ये 2.5 आ रहा है, तो इसका मतलब 2.5 करोड़ जो है 2.5 करोड़ का देना पड़ेगा रिवर्जनरी बोनस। अब रिवर्जनरी बोनस क्या होता है, देखो रिवर्जनरी बोनस का मतलब होता है कि अगर अगर मान लो किसी का 1000 का पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर है, कोई किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 1000 रुपीज का पॉलिसी होल्डर है, तो यहाँ पर देखो अगर 1000 के लिए 25 है, तो इसका मतलब 1000 रुपीज का पॉलिसी होल्डर होने के लिए, रेशियो होने के लिए, तो इनको रिवर्जनरी बोनस कितना मिलना चाहिए, 25 रुपीज, ठीक है, 25 रुपीज। अब मान लो ये जो पॉलिसी होल्डर है, ये जो पॉलिसी होल्डर है, ये प्रीमियम भरता है उस कंपनी में, ठीक है, प्रीमियम कितना भरता है, सपोज ₹40 करके प्रीमियम भरता है, ठीक है, हर साल। तो फिर कंपनी उसे बोलेगी, रिवर्जनरी बोनस का मतलब कंपनी उसे बोलेगी, आप क्योंकि आप कैश बोनस ऑप्ट नहीं कर रहे हो, आप रिवर्जनरी बोनस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बोनस का 25 रुपए आ रहा है, हमारे डिक्लेयर्ड रेशियो के हिसाब से आपको 25 रुपए नहीं लेना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप जो अपना 40 रुपीज का प्रीमियम जब भरेंगे, तो वहां पर 25 रुपए कम भर दीजिएगा, तो बचा कितना 15, तो 15 रुपीज उन्हें प्रीमियम भरना पड़ेगा, बाकी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर्जनरी, ठीक है, मतलब हम लोगों ने मैटर को रिवर्स कर दिया कि आप ऐसा कर लीजिए, ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, इसीलिए कंपनी हमेशा क्या करती है, रिवर्जनरी बोनस लेने पे ज्यादा मतलब जोर देती है, ठीक है, कैश बोनस से ज्यादा। कैश ना लेके आप रिवर्जनरी बोनस ले लो, उसको प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर लो, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट होता है, इसलिए कंपनी चाहती है कि इस तरह का रिवर्जनरी बोनस वो दे, ठीक है। इसीलिए रिवर्जनरी बोनस का रेशियो नॉर्मली ज्यादा होता है। ये देखो यहाँ मैंने 1000 पे 20 लगाया, ये देखो 1000 पे 25 का ऑफर आएगा, ताकि लोगों को ये मतलब लालच दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, वो प्रीमियम के साथ उसे एडजस्ट करे, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बेनिफिट साबित होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, हम शेयर कर देंगे लेक्चर जो है। आई होप कि ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हुआ हो, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस था, तो हम चेक करके ही आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस, देखो जनरल इंश्योरेंस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और लाइफ इंश्योरेंस हम लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका बाकी जो पॉइंट है वो देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कुछ दे रखा है, बोला है कि व्हाट इज द लाइफ एश्योरेंस फंड आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द अबव ओमिशन। अच्छा, ठीक है, ये हम लोग जब करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे करके होता है, ठीक है। तो अभी जितना बताया उतना हम लोगों को देखना है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।